नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आज हम बात करेंगे 4 की चौकड़ी पर, जहां 4 बड़ी खबरों की जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में सांसद जयप्रकाश ने पूर्व सांसद जगवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। जी आपको बता दें, कई राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय रखी गई। दूसरी खबर शिमला से है, जहां शिमला में 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। 5 दिन तक महापड़ाव चल रहा है। तीसरी खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जब वरिष्ठ वायु युद्ध और कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। और चौथी खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में एक गंभीर मामले सामने आए, जहां छात्र के अभिभावकों ने अशोक यूनिवर्सिटी में कथित गलत प्रभाव के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में सांसद जयप्रकाश ने पूर्व सांसद जगवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। जी आपको बता दें, उन्होंने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। उसके साथ ही परिवार के प्रति संवेदना जताई। मनरेगा में बदलाव को उन्होंने गलत निर्णय करार दिया। नई व्यवस्था से रोजगार की गारंटी खत्म करने का सरकार से निशाना साधा है। हरियाणा सरकार की आर्थिक स्थिति और विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहा है। वहीं ईरान अमेरिका तनाव पर चिंता जताई जा रही है और स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई गई। क्रूड ऑयल और संकट और पुलवामा अटैक के लिए जांच की मांग की है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग को फाउल बताया गया और वहीं कार्रवाई का संकेत दिया गया है कि विपक्ष की एकता पर जोर लोकदल को वोट देने की सलाह दी गई। अपना एक जीवन बहुत सादे ढंग से, और वो कहते हैं ना कि चारों तरफ, यानी कि देश की सेवा की एक जवान के नाते, समाज की सेवा की एक पॉलिटिशियन के नाते, और अधिवक्ता के नाते लोगों की सुरक्षा की एक बड़ी आदमी थे। और जब भी कोई अच्छा इंसान हम में से जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी जो जगह खाली होती है उसकी पूर्ति करने में समय लगता है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति, और उनका जो परिवार है, कमल है, जो है, इनको एक ताकत दे कि ये स्वर्गीय MP साहब से भी, जगवीर सिंह जी से भी आगे बढ़ के अच्छा इक्वाली के में किसानों के मुद्दे उठाए, लगता कोई समर्थन सरकार किसान विरोधी, देश और प्रदेश की सरकार ने 3 काम जो किए बहुत गलत है। एक तो जो मनरेगा, आज ही मैं दिशा की मीटिंग में से आया तो मैंने पूछा, भाई जो हम मनरेगा से काम कराते थे क्या पोजीशन है उसके, कोई 31 मार्च होगी, बोला जी वो पिछले तो रोक दिए, किसी की पेमेंट नहीं हो रही। और जो VBG राम जी, जो इन्होंने नया नाम रखा है, और उसमें जो नरेगा का प्रारूप बदला है, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये बनी तो उस वक्त ये था भाई 100 दिन काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो घर बैठे उतनी दिहाड़ी मिलेगी। तो वो सारा बदल करके जो गारंटी, जैसे किसान मांग रहे ना MSP को, कानून की गारंटी, ये गारंटी थी नरेगा में, गारंटी खत्म कर दी। और ये कर दिया कि प्रदेश सरकार 40% पहले जमा कराएगी जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, और 60% फिर केंद्र रिलीज करेगी। अगर सरकार, जो प्रदेश सरकार है, 40% जमा नहीं करेगी, केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगी। ये बात गलत। हरियाणा सरकार तो वैसे ही, हमें क्या शब्द अच्छा नहीं लगता, हमारा प्रदेश है, बड़े संघर्ष से इस प्रदेश की जनता ने इसको आगे बढ़ाया है और बहुत नेताओं ने इसका विकास किया है, लेकिन ये उस विकास को खत्म करने में लगे। यानी कि हम आर्थिक तौर से
बहुत कमजोर है। आप लोगों ने बजट जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था ना कि पे एंड पेंशन ब्याज की किस्त और लोन की किस्त और ब्याज के बाद बचता क्या, कहाँ से विकास करेंगे, तो खत्म कर दिया। सर, देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर के जो समस्याएं हैं उस पर क्या कहना? वो बड़ी भारी समस्या और बढ़ेंगी। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का जो रुख है, अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही कर रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई शांति की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। ये गलत है। और ईरान के लोग तो बेचारे ये कहते हैं, ईरान के हुक्मरान भी कहते हैं कि हम भारतवर्ष के आवाम का ख्याल रखें, और ऐसा है मेरे हिसाब से। तो अभी तो थोड़ा तो आ ही रहा है, लेकिन हमारी जो विदेश नीति केंद्र की वो असफल है। अगर केंद्र की विदेश नीति सफल होती तो आज हमने किसी प्रकार की जो क्रूड ऑयल हो उसमें फिर ईंधन भी आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाती है, तो उसकी समस्या। युद्ध से जो दूरी बनाए रखी है, क्या वो सफल नीति में नहीं कहलाएगी? दूरी का है, युद्ध में भारत शामिल है। 2 दिन पहले तो भारत के लोग गए हैं इजराइल, युद्ध में तो हम शामिल है, कैसे हो सकते हैं? हमने जो निर्णय लेने चाहिए थे युद्ध से पहले, प्रिकॉशन जिसको कहते हैं, कोई महामारी बीमारी आती प्रिकॉशन लेते हैं ना, वो हमारी प्रिकॉशन ठीक नहीं रही। और जिन लोगों ने भारतवर्ष का हमेशा साथ दिया था, कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, उनको छोड़ना चाहिए। बीजेपी कहती है संकट के समय में जो है सरकार का साथ देना चाहिए, कांग्रेस राजनीति न करे। पहले जब भी युद्ध होते, संकट आते थे, अटल बिहारी इंदिरा के साथ खड़े होते। देखिए, हमने युद्ध में और छद्म युद्ध में हमने सरकार का साथ दिया। शिमला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जी आपको बता दिए, हड़ताल 5 अप्रैल रात 8 बजे से शुरू होकर अप्रैल सुबह 8 बजे तक जारी रहा। इसके साथ ही कर्मचारी ने यूनियन सीट के बैनर तल अपनी मांगे रखी गई और प्रदेश भर में इस हड़ताल के चलते एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारी सचिवालय के सामने 5 दिन के महापड़ाव पर बैठे हैं और यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो निर्णायक संघर्ष करेंगे। उसके साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं की धीमी गति तेज हो गई है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारी अपनी वेतन और कार्य शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बढ़ने के बीच हड़ताल की निगरानी जारी कर दी गई है। ने हमारा जीना हराम कर रखा है सर, और हमने बहुत बारी ज्ञापन दिए। पहले हमने 1 दिन की स्ट्राइक की, फिर हमने उसके बाद 1 दिन की फिर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने 2 दिन की स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने फिर 5 दिन की स्ट्राइक की, और हम अभी फिर 5 दिन की स्ट्राइक पे आए हुए हैं। और अभी भी अगर सरकार हमारी मांगों के बारे में संज्ञान नहीं लेगी तो अनिश्चित आगे हम इस स्ट्राइक को आगे लंबा खींचेंगे। और ये कंपनी को हम चाहते हैं कि इस कंपनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो। क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा मनमानी कर रखी है। जो पीएफ है सर, हमारा जो ईपीएफ है, वो दोनों ही से हमारी ही सैलरी में से काटे जाते हैं। और ये 5 साल इसको पूरे 4.5 साल इसको कंपनी को हो गए हैं। ये कंपनी हमारे को 11,700 सैलरी देती है और 12-12 घंटे ड्यूटी करवाती है और जोर ज़बरदस्ती करते हैं। हमारे अंदर फूड इस तरह से फूड डालो शासन करो कि वो कर रहे हैं। और कंपनी ने अपने कुछ एक कर्मचारियों को अपने फेवर में करके कि डरा धमका के कि हम तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। वो बेचारे मजबूरन नौकरी को बचाने के लिए फिर मजबूरन ड्यूटियाँ करते हैं और डे नाइट ड्यूटियाँ करते हैं। और जो जैसे सर हम अपने आवाज़ उठाते हैं, कम से कम अभी हमारे
40-45 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियों से इन्होंने निकाला है और ट्रांसफ़र किया गया है, और उसके बावजूद औरों को भी बहुत सारे कर्मचारियों को धमकाया गया है। कभी वो लोग हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया जो धरने प्रदर्शन में, कि सभी लोग जो भी इस धरने सर इस टाइम अलग अलग भी बटे दिख रहे हैं आप लोग? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अलग बटे हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। जो कर्मचारी मतलब थोड़े बहुत 1-2-4-6 मतलब 1-2% जो लोग हैं बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, और उनको इतना मजबूर किया जा रहा है नौकरियों के मतलब ड्यूटियां करने के लिए, बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है। उनको धमकियां दी जा रही है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है, तो इस डर के मारे कुछ 1-2-4-5% ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, जो बाकी यहाँ इतने सारे लोग हमारे 1200-1300 जो कर्मचारी हैं उसमें से हमारे अभी कम कर्मचारी मतलब 600-700 कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, और कुछ कल भी आएंगे, कुछ आज भी आएंगे शाम तक। लेकिन जो कर्मचारी अभी कंपनी के फेवर में है उनको डराया धमकाया जा रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे ड्यूटियाँ कराई जा रही है, और वो बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए फिर कुछ जो ये 4-5% लोग हैं वो अपनी नौकरियों को बचाने के चक्कर में कुछ नए भी है, इन्होंने कुछ न्यू ज्वाइनिंगें करवाई है और उनको इस तरह से डराया है कि आपको तो फिर आप तो नए हैं, आपको तो फिर हम रखेंगे ही नहीं, या फिर गाड़ियाँ चलाओ। तो इस तरह से 4-5% लोग हैं सर जो इन्होंने मतलब गुमराह कर रखे हैं। बाकी हमारे तरफ से ये मतलब हड़ताल बिल्कुल सक्सेसफुल है, और मैक्सिमम लोग जो यूनियन के साथ है, हमारा परिवार जो भी है एकजुट है, और बिल्कुल कोई भी गाड़ियाँ जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो घर में हैं, ड्यूटियाँ नहीं कर रहे हैं। और ये चलेगा आपकी हड़ताल, और क्या आपको उम्मीद है कि थोड़ा असर होगा सरकार पे? सर असर तो अब सरकार से हम तो यही गुहार लगा रहे हैं, पिछले 15 सालों से हमारा शोषण हो रहा है, 2010 से हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ तक कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्कर, ये जो जितने भी वर्कर हैं इनके भी कुछ ना कुछ सैलरियाँ बढ़ाई है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इतनी अंधी हो रही है जो 108-102 के बारे में नहीं सोचती। पिछले कोरोना के टाइम जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था कि ये 108-102 ये हमारी बैकबोन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी राजनीति करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, ना कुछ सैलरी, ना कोई छुट्टियों का प्रावधान, ना कोई हमारा 12-12 घंटे की ड्यूटी, हमारे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो घर में, लेकिन फिर भी हम दिन रात ड्यूटियाँ करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम हम भी आपकी जनता है, हम भी हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है जो 11,700 से नहीं पढ़ रहा है, और ये जो कंपनी ने मनमानी कर रखी है, हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की आड़ में ही अपनी मनमानी कर रहे हैं, और सरकार से हम गुहार करते हैं कि कम से कम हमारे ऊपर संज्ञान ले और हमारे भविष्य को भी कम से कम सुनिश्चित करे कि हम आने वाले समय में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। या आप ही बताओ जनाब, 11,700 रुपये में क्या होता है आज की डेट में? 11,700 रुपये में जनाब आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर संज्ञान ले, अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो हम अनिश्चित बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, और हमने ये डिसाइड कर लिया है, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, फिर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। और हम हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी चाहते हैं जो हम अभी इस वक्त अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हम अभी यह सेवाएं नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो लालन पालन है, घर के बच्चों की परवरिश है, पढ़ाना लिखाना है, यहाँ तक कि पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने परिवार को हम 11,700 में पेट नहीं पाल सकते, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर इसमें संज्ञान ले। सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो ज़रूर हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। पंचकुला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा ने मनाया अपना 47वां स्थापना दिवस। जी आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला स्थित पार्टी मुख्यालय पंचकुला में किया गया। जी आपको बता दें, इस मौके पर वरिष्ठ और वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और प्रदेश संकट मंत्री संगठन के साथ उन्होंने ये हिस्सा लिया, और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बंतो कटारिया ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और पूर्व नगर महापौर कलमभूषण गोयल ने इस पे उपस्थित रहे, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे ने कार्यक्रम को संचालित किया। संयोजक में भवनजीत सिंह सुदन और संघ संयोजक चंदन ने व्यवस्थाओं में योगदान दिया, और कार्यक्रम में पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाएं पर चर्चा भी की। इस भव्य आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ और जोश के साथ माहौल पैदा किया।
देखिए 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आज 6 अप्रैल है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 47 साल के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद पार्टी सत्ता में आई, एक बहुत ही लंबा समय जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कड़े संघर्ष से बहुत सारी मुसीबतें सहते हुए आज पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया है कि आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 14 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, 18 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस पार्टी के केवल 2 सांसद हुआ करते थे, आज तीसरी बार देश में शासन कर रही है। और ये जो पार्टी है, जो ये खड़ी है, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले 11 साल के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर जो विकास हुआ है वो अद्भुत विकास हुआ है। हमारा जो देश है, चाहे वो विकास की दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी जो है सेवा की पार्टी है और मैं यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 1980 से लगातार जन सेवा में उतरी हुई है, ऐसे ही सदियों सदियों तक हम सेवा करते रहें, लोगों के साथ मिलते रहें, उनके लिए हैं हम और उन्हीं की सेवा के लिए आज हम उन सभी कार्यकर्ताओं को जिनके कारण पार्टी खड़ी हुई है, उन सभी बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए जिनके कारण हम चुनाव जीतते रहे हैं, उनको याद करते हैं, उनको अपना नमन देते हैं। जिस तरह से पंजाब में राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है पंजाब से, उसको लेकर आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह चली है और अपने ही नेता के खिलाफ बोले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या कहना चाहिए उस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये एक है कि जो भी नेता उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, उसको वो गिराने की काम करते हैं। वो कहते तो हैं कि आम जनता के लिए उनकी पार्टी है, लेकिन वो है नहीं ऐसा। वो केवल अपने लिए, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए उन्होंने वो पार्टी बनाई है। और उनसे राघव चड्ढा जी जो पॉपुलर हो रहे थे, स्पेशली अभी पार्लियामेंट में जब उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए और वो जिस तरह से पॉपुलर हो रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी उनको भाई नहीं। 4 नेताओं को जो पंचकूला में नोटिस दिया गया एंटी कांग्रेस द्वारा, अपने ही 4 नेताओं को, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी इंटरनल वो है बात, जो भी वो इंटरनल डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आ रही है पंचकूला में। वो हमेशा से है, पंचकूला में नहीं, पूरे इंडिया में है। बाहर वो नहीं कह पाते कि वो राहुल गांधी की नेतृत्व को नहीं मानते, लेकिन अंदर ही अंदर कोई नहीं मानता और इसी से कलह शुरू हुई है। आसाम और बंगाल में भी चुनाव आ रहे हैं, जिस तरह से बंगाल में चल रही है घटनाएं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस टाइम इलेक्शन कमीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्ट्रांगली इसको देख रही है। मुझे नहीं लगता इस बार जिस प्रकार से ममता की सरकार और ममता की गुंडागर्दी चलती थी वहाँ पर अब चलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैनात कर दी हुई है वहाँ पे। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया, केरल में रैली के दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों को अनपढ़ कह दिया। वो दिखता है। देखिए, जहाँ जहाँ वो हार रहे हैं उनको लगता है वहाँ की जनता अनपढ़ है, वहाँ की जनता उनको फिर से सिखाएगी। और अब वो केरला में भी हारेंगे तो वहाँ की जनता भी उनके लिए अनपढ़ हो जाएगी। बड़ी बुरी बात है कि वो आम लोगों को अनपढ़ मानते हैं और केवल अपने आप को या उनके नेता राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता ही इस बार इलेक्शंस में उनको केरला में भी, वेस्ट बंगाल में भी ये दिखाएगी कि अनपढ़ कौन है। आसाम के मुख्यमंत्री अमित बिस्वा जी, उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनके द्वारा कई बार बयान दिया जाता है कि वो भ्रष्ट नेता है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी फिर से सोच रहे हैं वेस्ट बंगाल में थोड़ा रास्ता बनाए, लेकिन पहले ही वो ख़त्म कर चुके हैं अपनी पार्टी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ममता का साथ देते देते वो खुद कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। उनकी पार्टी की एक भी सीट अगर आ जाए तो आप देखिएगा एक सीट भी नहीं आने वाली उनकी।
पंचकुला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अशोक विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने लेकर विवाद बड़ा खड़ा हो गया। जी आपको बता दें, छात्रा के अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने 219 में, जी हां आपको बता दें 2019 में लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम में प्रवेश लिया था। उसके साथ ही छात्रा को 12वीं कक्षा में 85% अंकों के साथ प्रतिभाशाली मिली थी। उसके साथ 24 अक्टूबर 2023 में अभिभावकों को पता चला कि उनकी बेटी घर से लापता हो गई। उसी दिन एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच से पता चला कि छात्रा को लोकेशन विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत समझन आ रही है। उसके साथ ही अभिभावकों को आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित व्यक्ति को छात्रा ने प्रभावित कर दिया है। बाद में छात्रा ने स्थानीय अदालत में पेश होकर खुद को वयस्क बताया और घर लौटने से इनकार कर दिया। इस मामले में सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है और इसकी पुलिस जांच शुरू कर दी है। को हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, हम वापस आए तो देखा हमारी डॉटर मिसिंग थी। हमने पुलिस में उसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखा है, मिसिंग और किडनैप। पुलिस ने हमें बताया कि लड़की की जो लास्ट लोकेशन है वो अशोका यूनिवर्सिटी आई है और लास्ट उसका जो कॉल था जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया वो था सुष्मिता अनंत, जो कि वहाँ पर सुष्मिता अनंत वहाँ पर इंटर्न की तरह रह रही थी। और उसके बाद पुलिस जो उसे ढूंढ रही थी वो वहाँ गई उसे, और अशोका यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया कि हमारी यहाँ डॉटर आई है क्या, क्योंकि वो वहाँ की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें किसी तरह से भी सहयोग नहीं दिया। और वो वहाँ पर उसके बाद से हमारा उससे एग्जैक्टली हमने कभी उससे बात नहीं की, कोई कांटेक्ट नहीं था। बाकी मेरे हस्बैंड बता। तो बात ये कि जब वो उसकी आखिरी लोकेशन अशोका यूनिवर्सिटी में मिली और हम लोग ढूंढने गए तो वहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनको बता दिया, और जब पुलिस पहुंची तो वो वहाँ पे नहीं थे, वहाँ से गायब हो चुके थे। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने रोहतक कोर्ट में अपना केस किया और कहा कि हम अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, हम माँ बाप के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। और फिर हमने छानबीन शुरू की, उसके बैंक रिकॉर्ड से पता पांडे एक लखनऊ के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मेगासेस है जिनको अवार्ड भी मिला हुआ है और जो कई कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं, उनकी बेटी आनंदी पांडे को कई बार मेरी बेटी के माध्यम से पैसे गए। इनफैक्ट जिस दिन गई उस दिन भी पैसे गए हुए थे। पुलिस ने आनंदी पांडे से बातचीत करने की कोशिश की, हमने भी किया। मेरे पिताजी ने बात किया तो कहा कि अंकल मुझे नहीं पता है, मैं तो इंग्लैंड में थी, ये थी वो थी, इस तरह से। एक उसके बाद पैसे गए, पुलिस ने आनंदी पांडे से फोन किया कि भाई आप सहयोग कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे वकील बात करेंगे, मैं बात नहीं करूंगी। और उसी दिन पुलिस को उसके कॉल फोन से पता लगा कि वो लखनऊ चली गई है, जहाँ की रहने वाली। पहले आनंदी संदीप पांडे करके हैं, अगर आपने सुना होगा, जिनको मेगा से अवार्ड मिला, जिनके ऊपर देशद्रोह के भी मुकदमे चलाए गए लखनऊ में, कश्मीर को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर, एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको लेकर। तो ये सारी चीजें फिर हमें पता लगा कि जब हमने उसकी चीजों को खंगाला तो पता चला कि एक ऐसा सर्टिफिकेट मिला जिसमें उसका नाम बदला हुआ है, जहाँ नाम है सोएजा करके। और सोएजा करके फिर एक अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम देखा, दिवेशी शर्मा का नाम सोएजा करके। दिवेशी शर्मा था ही नहीं, सिर्फ सोएजा के नाम। दिवेशी शर्मा जो एक पार्टिसिपेशन था, एक कंपटीशन या इस तरह के कोई कॉन्टेस्ट में या इस तरह के किसी प्रोग्राम में था, सेमिनार में। फिर हमने देखा कि एक यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा जिसके अंदर भी उसका नाम, एक बिट्टू कावेरी द्वारा संचालित एक प्रोग्राम था जिसके अंदर बिट्टू कावेरी वहाँ प्रोफेसर है और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, और उस प्रोग्राम में भी उसका नाम सोएजा बदल गया। हमें बहुत धक्का लगा कि भाई ये तो हमारा नाम ही नहीं है, लड़की का इन्होंने नाम ही बदल दिया बिल्कुल। प्रोग्राम अशोका यूनिवर्सिटी को हमने आज दूसरी बार बुलाया है, उनके लोग बैठे हुए हैं पीछे, जिसमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और आनंदी पांडे को हमने सम्मन किया था। उन्होंने एक एडवोकेट भेजी है, इसके अतिरिक्त कुछ कागज लेकर आए हैं, परंतु जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है। हमने दिवेशी को कोई अभी मैसेज हमने नहीं किया, बिकॉज हम तो दिवेशी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं दिवेशी की एडवोकेट कैसे आ गई। ये एक
विचार करने का मुद्दा है कि क्या इनका आपस में लिंक है। आनंदी पांडे को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी एडवोकेट भेजी, पिछली बार भी नहीं आई। रजिस्ट्रार को हमने पिछली बार कहा था कि हम केवल देवेशी शर्मा को देखना चाहते हैं कि वो जिंदा है या मर गई, वो है भी या नहीं, तो उन्होंने हमें कहा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में अब नहीं है। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बारे में सोएजा बता रहे हैं कि वहां पे स्टेज पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो बैठी हैं उन्हीं दिनों में। फिर ये कहते हैं फला डेट को बच्ची हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, परंतु फीस लेते गए, पेरेंट्स के पास फीस के सबूत है, फीस जाती रही। और नहीं, और इन्होंने हमसे कहा कि उसका तो अभी बीए भी नहीं हुआ है, तो 4th ईयर में उसे एडमिशन किस बेसिस पर दे दिया? 4 साल की फीस लेते रहे, बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर किस चीज की आप फीस ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं वो बच्ची कहाँ है। ऐसी देश की, हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में और कितने बेटे और बेटियां नहीं मिल रहे? ये तो एक पेरेंट्स हैं जो महिला आयोग पर आए हैं और कितने 3 साल से तड़प रहे अपने माँ बाप बच्चे के लिए। और जानना चाहते हैं कि और किस किस के बच्चे इस तरह से नहीं है, और कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बच्चे इस तरह से जेंडर चेंज कर चुके हैं। ये एक मुद्दा है, एक सोच का विषय है। इसके लिए हम सबको चिंता करनी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि अपने आप वकील खड़े हो जाते हैं, अपने आप रजिस्ट्रार बात को घुमा देते हैं। रजिस्ट्रार को बोलो लड़की हमें बताओ कहाँ है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ये बहुत गहन विषय है जिसको हम सबको सॉल्व करना होगा। Anything else you want to say? Anything, any point? तो लड़की do the advocates want to say anything? हम लोग अगर देवेशी हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती हैं, we will not force her to meet. इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबर चौकड़ी खत्म होती है। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट अब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पे।